हेलो दोस्तों, वेलकम इन डिलाइट एजुकेशन पॉइंट, जहाँ पे मैंने कहा था आपको कि आपकी स्टडी बिल्कुल नहीं रुकेगी और लगातार चलते रहेंगे। तो आज भी मैं आपके वीडियो का थर्ड पार्ट लेके आ रही हूँ, यानी क्लास 10th का जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर जैव प्रक्रम, उसमें जो नेक्स्ट यानी कि तीसरा टॉपिक आपका था श्वसन। तो आज का जो वीडियो बनेगा वो श्वसन पे बनेगा और इसके पहले जो है कि दो वीडियो बन चुके हैं आपके, एक पोषण पे और दूसरा पाचन पे। इसके पहले की वीडियो आप जाके प्लेलिस्ट में यूट्यूब से देख सकते हैं, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में है, तो आप उसको देखिए ताकि आपको पूरा चैप्टर समझ में आए, क्योंकि ये पूरा का पूरा चैप्टर 10th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इनसे लगभग 5 नंबर के क्वेश्चन आपको पूछते ही पूछते हैं। तो कोशिश करिए कि पूरे वीडियो को आप लास्ट तक देखें, क्योंकि इसमें जो एक एक पॉइंट होता है वो सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, तो आप किसी पॉइंट को स्किप नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते। तो चलिए फिर श्वसन स्टार्ट करते हैं। श्वसन तंत्र के अंतर्गत बहुत सारे अंग आते हैं। श्वसन तंत्र के अंतर्गत बहुत सारे अंग आते हैं। कौन कौन से? पहला अगर हम देखें तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, गलफड़े, जिसको क्या बोल सकते हैं, गिल्स बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। दूसरा अगर हम लोग बात करें तो क्या आ सकता है हमारे पास, तो इसको हम बोल सकते हैं त्वचा। क्या हो जाएगा? त्वचा, जिसको हम लोग बोल सकते हैं स्किन। फिर होता है क्या बोल सकते हैं, श्वास नली, जिसको हम लोग बोल सकते हैं ट्रैकिया, ठीक। और लास्ट में हम लोग बोलेंगे फोर्थ वाला क्या हो जाएगा, फेफड़े, जिसको हम लोग बोलते हैं लंग्स। तो देखिए गलफड़े किसमें होंगे, जलीय जीव में, जलीय जीव में होते हैं गलफड़े, जलीय जीव में होते हैं गलफड़े, जैसे कि मछली इत्यादि, ठीक है। अब ये कैसे होते हैं, ये जैसे आप एक कंघी देखते हैं तो कंघी में ऐसे जो उनके एक ऐसे जिसको बोलते हैं कंघी के जो पार्ट होते हैं ऐसे लगे होते हैं, ऐसे गिल्स होते हैं। ऐसे ही गलफड़े होते हैं जो मछलियों में उपस्थित होते हैं। त्वचा किसमें हो सकता है, एक तो हो सकता है आपका उभयचर में, उभयचर में, और दूसरा किसमें हो सकता है, सरीसृप में। कुछ सरीसृप में मिलता है, जो कि कुछ सरीसृप भी होते हैं, ज्यादातर उभयचर या सरीसृप भी इसमें पार्ट लेते हैं, स्किन द्वारा सांस लेते हैं। इनमें क्या हो जाएगा, मेढक इत्यादि। अब श्वास नली ये कॉकरोच में होता है, कॉकरोच, जिसको तिलचट्टा बोलते हैं आप। तो इसमें किसके जरिए, ट्रैकिया यानी कि श्वास नली द्वारा सांस लिया जाता है। फेफड़ा मनुष्य में मिलता है, मनुष्य में उपयोग होता है। तो ये कुछ श्वसन तंत्र हैं जो मुख्य रूप से कुछ जंतुओं में मिलते हैं, जिसको मैंने बताया है। तो ये आप नोट कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है कि गलफड़े द्वारा किसमें श्वास लिया जाता है, तो आप आंसर दीजिएगा कि जलीय जीव में। फिर पूछ दिया जाता है उभयचर कैसे सांस लेता है, तो स्किन के जरिए, त्वचा के जरिए। श्वसन तंत्र कैसे होते हैं, श्वास नली द्वारा कॉकरोच में लिया जाता है, और फेफड़ा जो होता है मनुष्य में होता है। इसको बहुत डिटेल में पढ़ा जाएगा अभी थोड़ी देर बाद, तभी उसके पहले कुछ देख लेते हैं हम लोग, इंपॉर्टेंट जो है। इसके बाद क्या आ जाएगा, एक चीज हम लोग देख लेते हैं। इसमें क्या देखते हैं हम लोग, सबसे पहले देख लेते हैं बाह्य श्वसन और आंतरिक श्वसन, या अंतः श्वसन और बाह्य श्वसन। अंतः श्वसन, अंतः श्वसन, और दूसरा जो होता है निःश्वसन, निःश्वसन। तो दोनों में अंतर क्या होता है देख लेते हैं हम लोग। हाँ देखिए, अंतः श्वसन में क्या होता है, डायफ्राम सिकुड़ता है। क्या होता है, डायफ्राम की अरीय पेशियां, अरीय मांसपेशियां तथा बाह्य अंतरा परसुक पेशियां सिकुड़ती हैं।
सिकुड़ती हैं। देखिए अंतःश्वसन में क्या होता है कि डायफ्राम की अरीय मांसपेशियां तथा बाह्य अंतरा परशुक पेशियां सिकुड़ती हैं। इसके कारण जिसके कारण डायफ्राम उदर की तरफ झुक जाता है और फुफ्फुस में वायु दाब कम होने लगता है। इसलिए वायु वातावरण से नाक द्वारा फेफड़ों में प्रवेश करता है। ठीक है, इस प्रकार देखिए कंक्लूजन क्या है। इस प्रकार अंतःश्वसन में फुफ्फुस के भीतर वायु का आना उसके भीतर वायु दाब पर निर्भर करता है। हाँ देखिए अंतःश्वसन में क्या है, डायफ्राम की अरीय मांसपेशियां तथा बाह्य अंतरांग परशुक पेशियां सिकुड़ती हैं। मतलब क्या, डायफ्राम जो ये फेफड़ा है आपका, ये बीच में जो डायफ्राम है ये सिकुड़ने लगता है, जिसके कारण डायफ्राम उधर की तरफ झुकने लगता है। उधर की तरफ झुक जाता है मतलब क्या, इधर की साइड झुकने लगेगा। और फुफ्फुस मतलब होता है फेफड़ा। क्या होता है, फुफ्फुस मतलब फेफड़ा। ठीक है, फेफड़ा। तो फुफ्फुस में वायु दाब कम होने लगता है, मतलब वायु का जो दाब होता है वो कम होने लगता है। इसलिए वायु वातावरण से नाक द्वारा फेफड़ों में प्रवेश करता है और इस प्रकार अंतःश्वसन में फुफ्फुस के भीतर वायु का आना उसके भीतर वायु दाब पर निर्भर करता है। ये किसके बारे में बोल रहा है, अंतःश्वसन के बारे में। अब देखिए ये तो रही अंतःश्वसन की बात। ठीक है, कि जब सांस लेंगे तो जो होता है कि डायफ्राम सिकुड़ने लगता है और उधर की तरफ झुकने लगता है। देखिए जैसे आप करके देखिए ना, अब देखिए अंदर सांस लेंगे तो क्या है, डायफ्राम जो है आपका उधर की तरफ झुकने लगता है। अब आता है निःश्वसन, मतलब बाहर की तरफ निकालना, सांस को बाहर निकालना। तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, क्या होगा, निःश्वसन। अब निःश्वसन में क्या होगा, देख लीजिए, डायफ्राम की अरीय मांसपेशियां तथा बाह्य अंतरांग परशुक पेशियां सिकुड़ती नहीं हैं की जगह शिथिलन होती है। मतलब क्या, फैल जाती है, मतलब बाहर की तरफ निकलती है। ठीक है, उस समय क्या हो रहा है, अंदर की तरफ जाती है, अभी बाहर की तरफ निकल रही है, जिसके कारण डायफ्राम उधर की तरफ नहीं झुकता है और फुफ्फुस में वायु दाब ज्यादा होने लगता है। तो देखिए जो हम दो अंतर बता रहे हैं अंतःश्वसन और निःश्वसन में, तो अंतःश्वसन में क्या हो रहा था, डायफ्राम अंदर की तरफ जा रहा था, जिसकी वजह से वो उधर की तरफ थोड़ा झुक जाता था। इसमें डायफ्राम उधर की तरफ नहीं झुकता, क्योंकि इसमें जो होता है शिथिलन होता है मांसपेशियों का, जबकि उसमें क्या होता था, मांसपेशियां सिकुड़ जाती थी। ठीक है, वायु दाब जो होता था वहां पे कम होने लगता था, जबकि यहाँ पे वायु दाब कम नहीं होता, यहाँ पे वायु दाब ज्यादा होता है। ये अंतर होता है निःश्वसन और अंतःश्वसन में। अब देखिए अगर श्वसन का हम प्रकार बताएं तो एक ये भी आता है वायवीय श्वसन और दूसरा होता है अवायवीय
देखिए अब ये वायवीय श्वसन में क्या क्या आ जाएगा भाई, 3 प्रोसेस आते हैं, पौधों में श्वसन, पौधों में श्वसन, और दूसरा जो हो जाएगा जंतुओं में श्वसन, श्वसन, और तीसरा जो हो जाएगा ग्लूकोज के द्वारा श्वसन। ठीक है, ये 3 हो जाएगा। और अगर अवायवीय रखेंगे तो हम क्या ले लेंगे, एक ले लेंगे हम लोग किण्वन, किण्वन, ठीक है, और दूसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा, मतलब किण्वन में क्या, अल्कोहल का बनना, अल्कोहल का बनना, और दूसरा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, लैक्टिक एसिड का बनना, लैक्टिक अम्ल का बनना। ठीक है, ये हो जाएंगे कुछ। अब एक एक करके देख लेते हैं कौन कौन से होंगे। वायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन में भी कौन सा देख लेते हैं पहले, पौधों में, पौधों में। ठीक है, तो पौधों में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण, क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है कि हम जब पौधों के पास क्या क्या होता है, 4 चीजें होती हैं, CO2, H2O, फिर क्लोरोफिल यानी पर्णहरिम, पर्णहरिम, फिर इसके अलावा क्या होगा, एक सूर्य का प्रकाश। इतनी चीजें प्लांट के पास होती है। अब देखिए इसमें क्या होता है, CO2, 6CO2 प्लस 6H2O, एरो, यहाँ पे क्या होगा, सनलाइट पड़ेगा यानी कि सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, और नीचे क्या पड़ेगा, पर्णहरिम, बनेगा क्या, C6H12O6 प्लस ऊर्जा यानी कि 6O2, ये बनेगा। इसको हम ग्लूकोज यानी कि मंड भी बोलते हैं, मंड। तो यही तो है, एक यही तो प्रोसेस है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो पौधों में कैसे होता है श्वसन, प्रकाश संश्लेषण द्वारा। और पौधों में एक और हो सकता है, एरोबिक एनारोबिक दोनों चल सकता है। एरोबिक में प्रकाश संश्लेषण है और एनारोबिक में किण्वन की कुछ प्रोसेस कुछ प्लांट्स में हो सकते हैं, कुछ पौधों में हो सकता है। ये ज्यादातर किस में चलेगा, प्रकाश संश्लेषण का, हरे पौधे तथा शैवालों में, शैवालों में। ठीक है, तो इतनी चीजें चलेंगी। देख लेते हैं जंतुओं में, दूसरा क्या है, जंतुओं में। देखिए जंतुओं में क्या होता है कि ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में बदलेगा। किसकी उपस्थिति में, जो होगा ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में बदलेगा, कहां पे, तो साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में। और ये किसकी, कौन सा प्रोसेस होगा, तो ग्लाइकोलिसिस साइकिल है, ग्लाइकोलिसिस। अब पायरुविक अम्ल जो है वो किस में बदल जाएगा, यहीं से क्रेब्स साइकिल चलेगा। कौन सा, क्रेब्स चक्र, क्रेब्स चक्र किसकी उपस्थिति में, O2 की उपस्थिति में। तो बनाएगा क्या, क्या बनाएगा, 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 38 ATP, ये बना लेगा ATP, जिसको हम ऊर्जा भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या बना लेगा, ग्लूकोज जो होगा साइटोप्लाज्म में पायरुविक अम्ल बनाएगा ग्लाइकोलिसिस चक्र के जरिए। फिर पायरुविक अम्ल क्रेब्स चक्र के जरिए O2 की उपस्थिति में क्या बना लेगा, 6CO2 6H2O 38 ATP। ATP का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ATP का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। बनता कैसे है, तो ADP
प्लस IP इक्वल टू ATP। ग्लूकोज के द्वारा, ये पादप और जंतु दोनों में चल सकता है, तो ग्लूकोज के द्वारा क्या है, ग्लूकोज जो होता है वो ग्लाइकोलिसिस चक्र के जरिए साइटोप्लाज्म में पायरुविक अम्ल में बदल जाता है और पायरुविक अम्ल फिर से क्रेब्स चक्र के जरिए O2 की उपस्थिति में 6CO2 6H2O और प्लस 38 ATP ऊर्जा बनाता है। ATP मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और ये बनता कैसे है, तो ADP प्लस IP मतलब होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बराबर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और इसमें टोटल एनर्जी कितना निकलता है, ये टोटल एनर्जी कितना निकलता है, तो 38 ATP निकलता है। ये तो हो गई ग्लूकोज की बात। जंतुओं में देख लेते हैं। जंतुओं में तो मैंने बताया भी था, पहले भी बताया था, अभी फिर से बता रही हूँ कि क्या क्या जंतुओं में कैसे कैसे होता है श्वसन। एक तो पहली बात हो जाएगी किसके जरिए, तो गलफड़ों द्वारा। दूसरी जब बात करते हैं तो जो होता है त्वचा द्वारा। तीसरा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, जो कि श्वसनियों द्वारा, श्वसन नली द्वारा, और चौथा जो हो जाएगा वो फेफड़ों द्वारा। तो ये मैंने पहले भी बताया है। तो इनके द्वारा जो है श्वसन चलता रहता है, और वो कौन सा, ग्लूकोज द्वारा ही चलता है। जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन का लेना और CO2 का निकालना, इसी को तो हम लोग बोलते हैं श्वसन, बोलते हैं श्वसन की प्रक्रिया। तो ये हो गई वायवीय की बात। अब बात कर लेते हैं अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन, ठीक है। तो अवायवीय श्वसन में मैंने दो बताया था। एक बताया था आपको, क्या क्या बताया था, पहला जो बताया था वो बताया था आपको किण्वन में क्या बताया था, एल्कोहल का बनना, एल्कोहल का बनना। और दूसरा लैक्टिक एसिड वाला, लैक्टिक अम्ल। अब देखिए ग्लूकोज किस में, साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म ग्लाइकोलिसिस बनाएगा क्या आपका, पायरुवेट अम्ल, ठीक। अब यहीं से चलेगा आपका O2 के अनुपस्थिति में, ठीक है। किस में, O2 के अनुपस्थिति में, ईस्ट में बना लेगा क्या आपका C2H5OH, ठीक है। और बनाएगा क्या दूसरा प्रोडक्ट जो हो जाएगा वो प्लस 2CO2 प्लस ATP। हाँ देखिए क्या बनाएगा, ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस साइकिल द्वारा साइटोप्लाज्म में पायरुवेट अम्ल बनाएगा, ठीक है। पायरुवेट अम्ल ईस्ट कोशिका में O2 की अनुपस्थिति में एल्कोहल बना लेगा, क्या बना लेगा, एल्कोहल, और प्लस 2CO2 बनाएगा और ATP बना लेगा। अब लैक्टिक एसिड कैसे होगा ये भी देख लीजिए। ग्लूकोज फिर ग्लाइकोलिसिस ले जाइए, साइटोप्लाज्म में क्या बनाएगा, पायरुवेट अम्ल। फिर O2 की अनुपस्थिति में, O2 की अनुपस्थिति में कहाँ पे, ये ऊतकों में। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये बात हो रही है किसी कोशिका की, ये हो रही है ऊतक की, मतलब ये जीव की बात हो रही है, जीव की, पर यहाँ पे सिर्फ ऊतक की बात हो रही है। तो ऊतकों में O2 की अनुपस्थिति में क्या बना लेगा, लैक्टिक अम्ल प्लस 2 ATP, ठीक है, 2 ATP। तो कोई अगर पूछे आपसे कि अवायवीय श्वसन में कितने आते हैं, तो दो आते हैं, एक एल्कोहल का बनना और दूसरा लैक्टिक अम्ल का बनना। ये जो होता है कभी कभी हमारे हाथ में पैर में क्रैम्प पड़ जाता है,
जो मोच होती है और ये सब होते हैं, उसमें जो होता है यही प्रोसेस होता है। तो अल्कोहल कब बनता है? जब गर्म चावल वगैरह खाते हैं तो आपको नींद आने लगती है, तो उस समय अल्कोहल बनता है। ग्लूकोज क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस द्वारा साइटोप्लाज्म में पायरुवेट अम्ल में बदल जाता है और ईस्ट के सेल में O2 की अनुपस्थिति में अल्कोहल बना देता है और साथ में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलता है, साथ में ATP भी एक मॉलिक्यूल मतलब एक अणु मिलते हैं ATP के। लैक्टिक अम्ल में क्या हो जाता है? ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस द्वारा साइटोप्लाज्म में पायरुवेट अम्ल में परिवर्तित होता है, फिर ऊतकों में जब जाता है तो O2 की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये क्या बना देता है? लैक्टिक अम्ल और 2 ATP के यानी ऊर्जा के रूप में 2 अणुओं का निर्माण करता है। तो ये हो गई अवायवीय श्वसन। उम्मीद कर रहे हैं सब कुछ समझ में आ रहा होगा, तो आप नोट करते रहिए, आपका नोट्स बनता जाएगा। बाकी तो ये वीडियो है, आप रिवाइंड कर करके देख सकते हैं, तो टेंशन की बात नहीं है, आप इसको आराम से भी देख सकते हैं घर में, रात में, दिन में, जब मन करे। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग किसकी? मनुष्य में श्वसन। मनुष्य में श्वसन। देखिए मनुष्य में श्वसन कैसे शुरुआत होती है, तो जरा हम देख लेते हैं। सबसे पहले नासा द्वार, फिर नासा गुहा, फिर होता है ग्रसनी, फिर ग्रसनी के बाद आता है आपका लैरिंग्स के बाद आपका आता है, लैरिंग्स के बाद आता है श्वास नली, जिसको ट्रैकिया बोलते हैं, श्वास नली जिसको ट्रैकिया बोलेंगे। फिर आएगा आपका श्वास नली के बाद श्वसनी के बाद आ जाएगा आपका, तो इसके बीच में कुपिका, ठीक है। तो ये देखिए एक प्रोसेस है जिसको समझ लेते हैं हम लोग। नासा द्वार से शुरू करेंगे और कहाँ? श्वसनिका पर खत्म करते हैं। तो नासा द्वार में देखिए वहां पे एक मैंने चित्र बना रखा है श्वसन के लिए, तो इसको बोलते हैं नासा द्वार, यानी कि नाक आपका। अब नासा द्वार से जुड़ा हुआ है मुख गुहा, इससे पाइप की तरह आपको जाते हुए एक संरचना दिख रही है, जिसको हम यहाँ पे बोलेंगे श्वास नली, जिससे कि सांस लेते हैं, और ये बोलते हैं कंठ। अब देखिए यहाँ पे श्वास नली और एक जो होता है आपका, मतलब अगर श्वास नली की बात करें तो श्वास नली, और अगर हम ऑसोफेगस यानी कि खाने की बात करते हैं तो उसमें भी आपका आता था क्या? ऑसोफेगस को क्या कहते थे? ग्रसनी। तो ग्रसनी और श्वास नली जो अलग हो, मतलब नीचे जाके जो अलग होते हैं उसको हम एक वर्ड देते हैं, जो अलग होते हैं दोनों एक दूसरे से, तो उसको एक वर्ड देते हैं एपिग्लॉटिस। क्या नाम देते हैं? एपिग्लॉटिस, जिसके जरिए दोनों अलग हो जाते हैं एक दूसरे से। तो यहाँ पे श्वास नली कहेंगे, ये है कंठ, और फिर यहाँ से 2 भाग में बढ़ जाता है। एक यहाँ पे जा रहा है, देखिए श्वसनी इससे निकल रहा है, फिर श्वसनिका जुड़ी है, छोटे छोटे आपको श्वसनिका दिख रहे हैं, जिसमें कि कोपिका, उसके बाद कोपिका कोष है, कोपिका कोष में जो होते हैं वायु भरे होते हैं, और श्वसनिका में ये वायु ट्रांसफर होते हैं, जाते हैं। इधर साइड पसलियां दिख रही है, पसलियां आपकी ज्यादातर 12 जोड़ी पाई जाती हैं पसलियां। फुफ्फुस मतलब होता है फेफड़ा, और उपास्थि वलय मतलब होता है जो एक ऊतक की जो है लेयर मिल रही है, परत मिल रही है, उसको बोलते हैं। तो देखिए नासा द्वार से जब वायु, मतलब नाक से जब ऑक्सीजन लिया जाता है तो ये कहाँ पहुंचता है? नासा गुहा में पहुंचता है। नासा गुहा से ग्रसनी में पहुंचता है, ग्रसनी से ये लैरिंग्स में पहुंचता है, लैरिंग्स से श्वास नली में, फिर श्वसनी में, फिर कुपिका, और लास्ट में श्वसनिका में पहुंचता है। तो एक एक का काम देख लेते हैं। पहला जो है नासा द्वार, तो नासा द्वार का काम होता है अनचाहे कणों को, मतलब जो हमारे लिए बेकार कण है, जो हमारे लिए जरूरी कण नहीं है, वो नाक में छान देना, मतलब अंदर ना जाने देना। फिर नासा गुहा में क्या होता है? नासा गुहा में धूल, बैक्टीरिया, इन सभी को ये अंदर नहीं जाने देता। ग्रसनी का काम क्या होता है कि जो श्वसन और पाचन के तंत्र होते हैं, उनको जो है कि मार्ग होते हैं, उनको बनाती है, और ये पीछे की तरफ इन दोनों को अलग भी करती है। कौन? ग्रसनी, मतलब ये बनाती है और पीछे की तरफ इन दोनों को अलग करती है। लैरिंग्स का काम क्या होता है? लैरिंग्स का काम होता है कि ग्रसनी और श्वास नली के साथ, ग्रसनी को श्वास नली के साथ जोड़ता है। कौन? लैरिंग्स ग्रसनी को श्वास नली के साथ जोड़ता है। अब श्वास नली क्या है? तो श्वास नली सी आकार का, क्या? सी आकार का एक नली होता है, जिसमें उपास्थियों का वलय होता है, मतलब इसमें ढेर सारे ऊतक मिलते हैं। अब
श्वसनियों का काम क्या होता है, श्वास नली का काम क्या होता है कि श्वसनियों तक वायु को मार्ग देना, श्वसनियों तक वायु को पहुंचाना तथा उनसे फेफड़ों तक पहुंचाने का काम कौन करेगा, श्वसन नली। अब श्वसनी का काम क्या होता है कि कुपिकाओं में वायु को भेजना, यानी कि अगर हम एक कुपिका की बात करते हैं तो कुपिका का काम होता है, श्वसनी का काम होता है कि कुपिकाओं तक यानी कि फेफड़ों में श्वसनिकाओं के रूप में प्रवेश करना। श्वसनी का काम क्या होता है, फेफड़ों में श्वसनिकाओं के रूप में प्रवेश कराना वायु को, और कुपिका का काम क्या होता है कि वायु को संग्रहित करना। इसके अलावा इसके बाद आता है श्वसनिका। तो श्वसनी जो होता है श्वसनिका तक जो है कि वायु को पहुंचाता है और यहाँ से फिर फेफड़े में जाता है और ये वायु जो होता है साफ होता है। कैसे होता है, हो गया आपका एक श्वसन का पूरा प्रोसेस। अब ये श्वसन का पूरा प्रोसेस हो गया, इसको आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं कि कहाँ से कहाँ तक श्वसन हुआ, कब हुआ, ये सारी बातें आप लिख सकते हैं, कैसे हुआ, कब हुआ। तो ये श्वसन की कुछ बातें हैं। इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है कि आपसे है कि श्वसन से आप क्या समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि निह श्वसन और अंतः श्वसन में अंतर बताइए। तीसरा आपसे पूछ सकता है कि ब्रीथिंग किसे कहते हैं। तो ब्रीथिंग क्या होता है सुन लीजिए, ब्रीथिंग या सांस लेना जिसको बोलते हैं, तो ब्रीथिंग का मतलब होता है कि O2 का लेना, ऑक्सीजन का अंदर लेना और CO2 का बाहर निकालना ही आपका ब्रीथिंग कहलाता है, सांस लेना कहलाता है। श्वसन की प्रक्रिया क्या होती है, श्वसन वो प्रक्रिया है जिसमें कि भोज्य पदार्थों का, जो भोज्य पदार्थ के अणु है उनका टूटना और उनसे एक ऊर्जा का उत्पन्न होना ही श्वसन हो जाएगा। फिर आपकी बात करते हैं श्वसन अंगों की, तो श्वसन अंग में फेफड़ा, गिल्स ये सब आ जाते हैं। तो इस तरह ये सारी चीजें आप पढ़ते रहेंगे और साथ में कुछ क्वेश्चन भी करते रहिए। और अगर कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी है आपको क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका आंसर दूंगी। और बाकी जो है कि हमारे चैनल के साथ बने रहिए। और अगर नए हैं तो मैं फिर से कहूंगी कि सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाले समय में जो भी नोटिफिकेशन होते हैं वो आपको मिलते रहें। क्योंकि लाइव क्लासेस भी चलेंगे, तो लाइव क्लासेस का नोटिफिकेशन मिलेगा तब तो आप लाइव आ सकेंगे। लाइव क्लासेस में आप और हम आमने सामने होंगे, जिसकी वजह से आप क्वेश्चन अपने मेरे तक पहुंचा पाएंगे और मैं डायरेक्टली आंसर दे पाऊंगी। तो लाइव क्लास होंगे तो आप ज्वाइन जरूर करिएगा। ये चैप्टर खत्म होने के बाद मैं 1 घंटे में इस चैप्टर को पूरा खत्म करूंगी, तो उस दिन आप जरूर आइए। तब तक के लिए हमारे जो वीडियो हैं उसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब तक पहुंचाइए।